ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये जो है सीआरपीसी को रिप्लेस करके लाई गई है और ये जो है 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कुल धाराओं की जो संख्या है वो 531 है और कुल अध्याय कितने हैं? वो 39 है, 39 है। और अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 2 है। और संख्यांक या फिर हम कह सकते हैं इसको क्रमांक कह दें, वो कितने हैं? तो 46। मतलब क्रमांक का मतलब यह है कि 2023 का जो 46वां नंबर का जो एक्ट बना है वो बीएनएसएस है। ठीक है। लोकसभा में ये जो है कानून पारित कब हुआ है? 20 दिसंबर 2023। और राज्यसभा में कब पारित हुआ है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? तो 21 दिसंबर 2023 को। और राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर कब हुआ है? तो 25 दिसंबर 2023। और ये लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू कहां है? पूरे भारत में लागू है। मतलब कुल मिला के समझना यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसमें कुल धाराओं की संख्या जो है वो 531 है। अध्याय ये 531 धाराएं जो है वो अध्यायों में उनको बांटा गया है और कुल अध्यायों की संख्या जो है वो 39 हो गई है। जबकि इसका संख्यांक या फिर कहें हम क्रमांक कहें बीएनएसएस का, वो जो है 43 है, 43 नंबर का है ये। और कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वो अनुसूची इसमें 2 है। ये जो अधिनियम है वो लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पास हुआ, जबकि राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पास हुआ, जबकि राष्ट्रपति जी का जो हस्ताक्षर है वो 25 दिसंबर 2023 को हुआ। लेकिन ये जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो कुल मिला के इसको समझना ये था। अब हम आगे चलेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक धाराएं जो है वो 1 से लेकर 5 तक जो धाराएं हैं वो इसका उल्लेख कहां है? अध्याय 1 में। उसका नाम क्या है? तो प्रारंभिक। अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन का जो प्रावधान है वो अध्याय 2 में किया गया है। और कहां से कहां तक? तो धारा 6 से लेकर धारा 20 तक। आगे अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, किस न्यायालय की कितनी शक्ति है, इनका जो विवरण है वो कहां है? अध्याय 3 में। और धारा 21 से लेकर धारा 29 तक। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, ये सभी जो प्रावधान है वो अध्याय 4 में है। और धाराएं जो है वो धारा 30 से लेकर 34 के बीच का जो धारा है वो यही प्रावधान। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी होगी उसका उल्लेख जो है या उससे संबंधित जो प्रावधान है वो धारा आपको 35 से लेके 62 के बीच में दिख जाएगा। अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, मतलब जो कोई अपराधी है उसको कोर्ट में हाजिर करने के लिए जो कोर्ट आदेश देगी उसका उल्लेख जो है अध्याय 6 में किया गया है। और धारा जो है 63 से लेके 93 तक किया गया है। अब समझिए, समन, अगर समन भेजने पे नहीं आता तो जो है उसका जो है गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। गिरफ्तारी वारंट के बाद अगर भी नहीं आता है तो उसको जो है उसकी संपत्ति को कुर्की किया जाएगा। और आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम जो है, आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम जो है वो भी बताए गए। मतलब ये प्रावधान के बाद भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके लिए अन्य प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख जो है वो अध्याय 6 में किया गया है। और धारा 63 से लेकर 93 तक का प्रावधान जो है इससे संबंधित है। अध्याय 7 को देखिए आप, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो कुछ चीजें छुपा के रखा है अपने पास तो उसको पेश करने के लिए कोर्ट आदेश कर सकती है, जिसका उल्लेख जो है अध्याय 7 में किया गया है। और धाराओं की जो संख्या आप देखेंगे कि धारा 94 से लेकर 110 के बीच में ऐसे प्रावधान
जोड़े गए हैं, जिसमें पेश करने के लिए समन, दूसरा तलाशी वारंट, तीसरा तलाशी संबंधी साधारण उपबंध और चौथा जो है वो प्रकीर्ण है। ठीक है, मतलब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज को छुपा के रखा है तो उसके लिए जो है कोर्ट आदेश कर सकती है उससे वो चीजें मंगाने के लिए, उसके लिए वो समन भेज सकती है, तलाशी वारंट भी जारी करती है कोर्ट। तो ये सभी जो प्रावधान है वो अध्याय 7 में दिया है। और धाराओं की जो आप देखेंगे, धारा जो है धारा 94 से लेके 110 के बीच में जो है ऐसे प्रावधान है। अध्याय 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया। मतलब अगर जो है कुछ मामलों में जो है व्यक्तियों की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जा सकता है, और उसका उल्लेख जो देखेंगे आप अध्याय 8 और धारा जो है 111 से लेके 124 के बीच में किया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की जो संपत्ति जब्त करेंगे तो उसका कारण क्या होगा, उसको जो है कैसे जब्त करेंगे, कितना हिस्सा जब्त करेंगे, है ना, उसमें दावा आपत्तियां कब तक लाई जा सकती हैं, कितने टाइम के लिए, ये सभी प्रावधान जो है अध्याय 8 में दिए गए हैं। अध्याय 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो कुल मिला के जो शांति स्थापित करने के लिए जो आरोपी हैं उनसे जो है प्रतिभूति के रूप में जो है वो कोर्ट ले लेती है कुछ। इसका प्रावधान जो है 125 से लेके 143 के बीच में किया गया। अध्याय 10 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 144 से लेके 147 के बीच में ये प्रावधान किए गए हैं। मतलब पत्नी, बच्चे और माता पिता जो है हर्जाना पाने के हकदार हैं। मतलब कोई बेटा है और बूढ़े माँ बाप हैं अगर, और उनको जो है खर्चा नहीं दे रहा है बेटा, तो पिता चाहे तो खर्चा पाने के जो लिए जो है वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं, जिसका प्रावधान किया गया है 144 से लेके 147 तक, है ना। कि मतलब इसमें पूरी व्यवस्था है कि कौन कौन खर्चा पाएगा। मतलब पत्नी भी खर्चा पा सकती है पति से, संतान पा सकता है, और माता पिता के भरण पोषण के लिए ये आदेश कौन करता है, तो ये कोर्ट करेगी, है ना। जिसका उल्लेख जो है अध्याय 10 में जो धाराएं हैं वो कहा 144 से लेके 147 के बीच में इसका प्रावधान किया गया। अब अध्याय 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। मतलब लोक शांति स्थापित करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो अध्याय 11 में किए गए हैं। और धारा कहां से कहां तक है, तो 148 से लेके 167 तक के बीच का जो प्रावधान है वो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए किया गया है ना। जैसे विधि विरुद्ध जमाव है, उसको विधि विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जमाव या फिर इकट्ठा हुआ है तो उसको कैसे हटाया जाएगा और किसको हम विधि विरुद्ध जमाव मानेंगे, ये सभी प्रावधान जो है इसमें शामिल किए गए हैं। लोक न्यूसेंस या अशांति खतरे के अर्जेंट मामले, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, अगर स्थावर संपत्ति जो है उसको लेके कोई विवाद है तो कैसे निपटारा होगा उसका, है ना। ये सारे प्रावधान जो है वो अध्याय 11 में किया गया है। अध्याय 12 पुलिस का निवारक कार्य। मतलब पुलिस कैसे अपराधों से निपटेगी, है ना, उसका उल्लेख जो है वो अध्याय 12 में और धारा 168 से लेके 172 के बीच में ऐसा प्रावधान किया गया है कि मतलब पुलिस कार्यवाही, अगर कोई लोक न्यूसेंस या फिर कहें लोक व्यवस्था भंग हो रही है तो उसको कैसे उसका निवारण या फिर कहें कि उसको कैसे निपटेगी उससे, उसका उल्लेख जो है वो अध्याय 12 में किया गया है और धारा 148 से लेके 172 के बीच में किया गया। अध्याय 13 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, है ना। पुलिस को कौन सूचना दे सकता है, वो जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, ये सभी व्यवस्था जो है वो धारा 173 से लेके 194 के बीच में है, जिसका उल्लेख जो है अध्याय 13 में किया गया है। अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। मतलब जांच और विचारण किस कोर्ट में होगा, ये सभी बातें जो है अध्याय 14 में लिखी हैं, है ना। जांचों और विचारण दंड न्यायालयों की अधिकारिता, है ना, किस कोर्ट के अंदर आएगी ये। 197 से लेके 209 के बीच में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 15 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। ये जो बातें हैं वो अध्याय
15 और धारा धारा 210 से लेकर 222 तक के बीच का प्रावधान। अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, 223 से लेकर 226 के बीच में अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद लाया जा रहा है तो उसका उल्लेख जो है वो अध्याय 16 और धारा जो है 223 से लेकर 226 के बीच में ऐसे प्रावधान हैं। आगे अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। कोई भी कार्यवाही अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभ हो रही है, वो कौन सी कार्यवाही है, वो सभी का उल्लेख जो है अध्याय 17 में किया गया है। और अध्याय 17 में और धारा 227 से लेकर 233 के बीच में ऐसे प्रावधान है। आरोपों का प्रारूप, आरोपों का संयोजन, ये सभी जो है वो अध्याय 18 में ऐसे प्रावधान है और 234 से लेकर 247 के बीच में ये प्रावधान किए गए हैं। सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण होगा उसका उल्लेख जो है अध्याय 19 में किया गया है। मतलब जो है वहां से जो विचारण प्रारंभ होंगे, कौन से मामले जो है वहां पास चलेंगे, ये सभी जो है बातें जो है वो सेशन न्यायालय के समक्ष जो है विचारण की बात जो की गई है। और 248 से लेकर 260 के बीच में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण अध्याय 20 में किया गया और धारा 261 से लेकर 273 के बीच में ऐसे प्रावधान है ना। जो सेशन न्यायालय में जो विचारण चलेगा क्या क्या होगा, है ना, कि मतलब चार्ज कैसे लगेंगे, वहां जो है ट्रायल कैसे चलेगा, जजमेंट अगर हो जाता है तो फिर जाके अगर दोषी पाया जाता है तो वो अपील कर सकता है, कौन से मामले में आगे बढ़ेगा वो, ये सारी चीजें बातें जो है वो अध्याय 19 में और जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो होंगे विचारण उसका उल्लेख जो है अध्याय 20 में किया गया है और 261 से लेकर 273 के बीच में। अध्याय 21 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण 274 से लेकर 282 के बीच में ऐसे प्रावधान है। अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण 243 से लेकर 288 के बीच में ये ऐसे प्रावधान है। संक्षिप्त विचारण जैसे छोटे छोटे मामले होते हैं, जैसे चेक बाउंस के मामले हैं, ऐसे मामले जो है वो संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत आते हैं, है ना। अध्याय 23 सौदा अभिभाग, जिसका उल्लेख जो है धारा 289 से लेकर 300 के बीच में किया गया है और अध्याय जो है वो अध्याय 23 है। अध्याय 24 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी 201 से लेकर 206 के बीच में। अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है तो वो किस माध्यम से जो है वो कोर्ट में हाजिर होगा, उसके प्रावधान जो है वो अध्याय 24 में किए गए हैं और धारा 301 से लेकर 306 के बीच में। अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य। अब जो है इसको क और ख में बांटा गया है। साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग, मतलब साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, उसका तरीका क्या होगा, ये सभी बातें जो है वो जो है इसमें प्रावधान किया गया धारा अध्याय 25 में। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा, ये बातें भी जो है वो अध्याय 25 में ही की गई हैं। मतलब साक्ष्य को जो है जैसे कहते हैं ना कि जिस भाषा में वो बोलेगा या जैसा वो बयान देगा वैसी बातें ही लिखी जाएंगी, उससे अलग नहीं। ये सभी बातें जो है वो लिखी गई हैं। धारा 307 से लेकर 336 के बीच में है। अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जिसका उल्लेख धारा 337 से लेकर 366 के बीच में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 27 विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध 367 से लेकर 378 के बीच में। विकृत चित्त व्यक्ति, अनसाउंड माइंड जो कोई व्यक्ति है, अगर वो अभियुक्त है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, वो सभी जो है बातें जो है अध्याय 27 में लिखा गया है ना। अध्याय 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, जिसका उल्लेख 379 से लेकर 391 के बीच में है। जजमेंट की बात किया गया है अध्याय 29 में 392 से लेकर 406 के बीच में। धारा 392 से 406 के बीच में क्या है वो निर्णय के बारे में बताया गया है। अध्याय 30 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, जो धारा 407 से लेकर धारा 412 के बीच में बताया गया है। अध्याय 31 अपीलें 413 से लेकर 435 के बीच में जो है अपीलों के बारे में बताया गया है। मतलब अगर निर्णय में किसी को सजा मिल जाती है या कोई बरी हो जाता है तो वो अपील कर सकता है,
उसके बारे में जो है अध्याय 31 में और धारा 413 से लेकर 435 के बीच में उल्लेख किया गया है। ये अध्याय 32 निर्देश और पुनरीक्षण 436 से लेके 445, धारा 436 से लेके 445 के बीच में जो है निर्देश और पुनरीक्षण की बात की गई है। अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण, मतलब अगर कोई आपराधिक मामले हैं उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, कौन से मामले नहीं किए जा सकते हैं या किया जा सकता है, ये सभी बातें जो है वो अध्याय 33 में और धारा 446 से लेके 452 के बीच में ऐसे प्रावधान है। अध्याय 34 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, धारा 453 से लेके 477 के बीच में ये प्रावधान किए गए हैं। दंडादेश का निष्पादन, निलंबन मतलब दंड किसी को दिया गया तो उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है उस दंड को। परिहार का मतलब ये है कि अगर किसी को दंड दिया गया है तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर कोई 20 साल का किसी को सजा दी गई है, सश्रम कारावास, मतलब वो कारावास भुगतेगा लेकिन श्रम करके, तो अगर उसको उस सजा को परिहार किया जा रहा है तो मतलब वो 10 वर्ष के सश्रम कारावास में बदल जाएगा, वो साधारण कारावास नहीं होगा। और लघुकरण का मतलब है कि मतलब उसमें सजा में कमी के साथ साथ जो है उसके नेचर में भी परिवर्तन होगा। जैसे 20 साल का अगर किसी को सश्रम कारावास दिया गया है, अगर उस सजा का लघुकरण किया जा रहा है तो उसको जो है 10 साल का साधारण कारावास दिया जा सकता है ना, तो वो जो है लघुकरण कहलाएगा। ये सभी बातें जो है अध्याय 34 और धारा 453 से लेके 477 के बीच में की गई हैं। अध्याय 35 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, धारा 478 से लेके 496 के बीच में, मतलब जमानत और बंद पत्रों के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो धारा 478 से लेके 496 के बीच में किए गए हैं, है ना। और अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 35 है। अध्याय 36 संपत्ति का व्ययन 497 से लेके 505 के बीच में जो है वो संपत्ति के व्ययन के बारे में बताया गया है। और अध्याय जो है वो 36 है। अध्याय 37 अनियमित कार्यवाहियां, जिसका उल्लेख जो है धारा 506 से लेके 512 के बीच में किया गया है। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा 513 से लेके 519 के बीच में कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा जो है वो 513 से लेके 519 के बीच में किया गया है, जिसका उल्लेख जो है अध्याय 38 में है। अध्याय 39 प्रकरण मिसलेनियस जो है 520 से लेके 531 के बीच में है। क्या होता है कि कुछ प्रावधान जो है छूट जाते हैं पहले, उसको जो है प्रकरण में शामिल कर लिया जाता अंत में, है ना। तो कुल मिला के ये रहा है आपका टोटल 39 अध्याय, 531 धाराएं, 2 अनुसूचियां, है ना। ये सभी जो प्रावधान हैं वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। और ये जो है शुरुआत है, इसके बाद जो है क्लास जो है और कंटिन्यू चलेगी, जिसमें धाराओं का जो है एक एक दो धाराएं जो है जोड़ जोड़ के हम इस वीडियो में लाएंगे। और आगे जो है व्यवस्थित रहेगा, वो जो है इमेज के माध्यम से सारी चीजें जो है वो बताई जाएंगी आपको। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।